बारे में, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एमबीटी की जो लास्ट वीडियो थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एमबीटी जब लास्ट में सिंध में लड़ाई करने जा रहा होता है तो रास्ते में ही मर जाता है, और कैसे धीरे 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 उसने अपनी प्रजा को, अपने सैनिकों को, अपने आसपास के लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है। तो एज अ रिजल्ट वो जब जा रहा होता है तो रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जब एमबीटी मर जाता है तो उसको जो तुगलकाबाद है, जो उसके पिताजी गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया होता है, वहीं पे दफना दिया जाता है और उसके बाद एमबीटी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद राजा किसे बनाया जाए। ठीक है, तो उसका जो गयासुद्दीन तुगलक है उसका भाई होता है रज्जब। रज्जब का एक बेटा होता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा और एमबीटी का कजन, उसको क्या बनाते हैं, राजा बनाते हैं, फिरोज शाह तुगलक को। देखो उस टाइम पे ना जो एमबीटी होता है उसके और भी भाई होते हैं, वो भी राजा बन सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई भी राजा बनने को तैयार नहीं होता। क्यों? एमबीटी ने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी गलत कामों में, तो सब ना डर रहे होते हैं, हर जगह आतंक का माहौल होता है, लोग जो होते हैं ना क्या होते हैं, राजा के दुश्मन हो जाते हैं, मतलब उन्हें राजा के नाम से ही चिढ़ होने लगती है, क्योंकि एमबीटी ने काम ही ऐसे ऐसे करे थे। तो लोगों के अंदर ना राजा को लेके ना तो रिस्पेक्ट रह जाती है ना डर रह जाती है, लोगों को राजा के अंदर के लिए बहुत गुस्सा होता है, बहुत गुस्सा भरा होता है। तो उनको लगा कि अगर कोई भी उसकी फैमिली का अगर गद्दी पर बैठता है तो कोई मारे ना मारे, प्रजा ही उनको मार देगी, नहीं तो सैनिक ही उनको मार देंगे। तो इससे अच्छा है कि उसके परिवार वालों को राजा ना ही बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो जो फैमिली में रज्जब होता है चाचा, वो भी इसलिए राजा बनने से डर रहा होता है, वैसे भी वो काफी एज्ड हो चुका होता है उस टाइम तक। तो उसका बेटा होता है फिरोज शाह तुगलक, वो भी मतलब यार ऑब्वियसली सारे लोग डरेंगे कि ऐसा सब माहौल चल रहा है वहां का, राजा के नाम पे कोई डर ही नहीं है, कोई राजा की रिस्पेक्ट ही नहीं करता, कोई इज्जत ही नहीं है। बट स्टिल फिर फिरोज शाह तुगलक आगे आता है कि भाई ठीक है मैं राजा बनता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं संभालता हूँ कि कैसे संभालते हैं इसको, कैसे करना है, मैं बनता हूँ राजा, मैं करता हूँ कुछ काम, कुछ चीजें करूंगा या जैसे करूंगा मैं संभालता हूँ। तो इस तरीके से उसके मरने के बाद 1351 में फिरोज शाह तुगलक को राजा बनाया जाता है, और ये गद्दी पर बैठ करके ना कुछ ऐसे काम करता है जो प्रजा को चाहिए ही होते हैं, मतलब अपने अच्छा ना सोच के, भला ना सोच के, प्रजा के लिए ही काम करता है जिसमें सारे लोग खुश रहें। बेसिकली कोई इसका अगेंस्ट ना हो, कोई इसके खिलाफ ना हो, इसलिए काम करता है, इसलिए ये 37 ईयर्स तक रूल भी कर पाता है, 37 ईयर्स तक रूल कर लेता है। बट जब ये राजा बनता है 1351, 52, ये 3 साल इसके लिए बहुत ज्यादा चुनौती भरे होते हैं, बट ये उनका अच्छे से डटकर सामना करता है। तो इसलिए जब ये गद्दी पर बैठा ना तो सारे लोगों ने कहा कि ये तो कांटों का ताज है, मतलब जैसे कि कोई अच्छा काम करता है, कोई मान लो राजा का बेटा राजा बना तो उसको कहते हैं उसको फूलों का ताज मिला, कि राजा के बाद राजा बन गया, भाई ताज मिला है वो भी फूलों का, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन इसे गद्दी तो मिली लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ, लाइक कि उसमें बहुत ज्यादा कांटे लगे। तो इसलिए जब ये गद्दी पर बैठा तो कहा गया, और ये किताबों में भी लिखा है कि इसको मिला कांटों का ताज। हम ये क्यों कह रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है इसको, इतनी क्या है। देखो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता ही होगा कितना बेवकूफ था एमबीटी, जो भी उसने डिसीजन लिए। तो उससे पता है क्या हुआ, ये प्रॉब्लम्स थी जो इसको फेस करनी थी। किसानों का असंतोष था, टैक्स पे टैक्स दो, टैक्स पे टैक्स दो, तुम बदले में कुछ दे नहीं रहे। तो इनको पहले तो किसानों को सेटिस्फाई करना था कि हम ठीक है करते हैं कुछ, रुक जाओ। साम्राज्य विघटन, देखो बताया था मैंने 23 प्रांत थे वो सब टूटने लग गए अलग अलग, तो उनका विघटन होता जा रहा था। तो मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक ने सोचा ये राज्य अलग हो रहा है, ये राज्य अलग हो रहा है, ये राज्य अलग हो रहा है, भाई ऐसे तो दिल्ली इतना सही रह जाएगा, मैं रूल काय पे करूंगा, मैं राजा काय पे करूंगा। तो और एक खजाना भी खाली हो गया था, अभी हम करेंगे इन्होंने इसके लिए क्या करा। बट इसको ये वो है जो उस टाइम पे उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि इसके सामने उस टाइम पे प्रॉब्लम्स क्या थी। फर्स्ट था कि खजाना खाली हो गया था, पता है ना, सिक्के वाला करा मोहम्मद बिन तुगलक ने, और सैलरी दे दी 1 साल की पहले ही, और ऐसे करके कितनी सारी चीजें इसने करी थी, किसने, एमबीटी ने। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इसके सामने। फिर था अमीर वर्ग का असंतोष, अमीर वर्ग के लिए कुछ काम ही नहीं, टैक्स पे टैक्स लेना है, उलेमा वर्ग जो इनके अपने चाहने वाले थे मेन, उनको इनको सेटिस्फाई करना था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिसको इसको फेस करना था। बट भाई इस बंदे ने काम बहुत बढ़िया करा, मतलब इन लोगों के लिए तो देखो काम करा। मैं ये नहीं कह रही कि इसने इतिहास के नजरिए से बहुत अच्छा काम करा या लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करा, आगे आने वाली जनरेशन वगैरह के लिए नहीं। उस टाइम पे जो कंडीशंस थी, उस टाइम पे जो इसके सामने सिचुएशंस थी, उसको देखते हुए इसने काम ठीक करा। इसको ना मतलब उसने ये नहीं सोचा कि जो मैं काम अभी कर रहा हूँ उसका फ्यूचर में क्या अंजाम होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना दूरगामी या दूरदर्शी की, अच्छा मैं ये चीज करूंगा तो आगे जाके क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जी उन भाई साहब एमबीटी ने नहीं सोचा था, इसने नहीं सोचा, इसने भी नहीं सोचा, इसने उस जो तत्कालीन सिचुएशन थी, उस टाइम की जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए इसने फैसले लिए, उसको देखते हुए डिसीजन लिए,
और वो काफी हद तक ठीक भी थे, क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए वो उसको करना जरूरी भी था। अगर वो नहीं करता ना तो शायद ये 1-2 साल भी रूल नहीं कर पाता, पर उस टाइम जैसी सिचुएशन बनी हुई थी उसको देखते हुए इसने डिसीजन ठीक करा। हालांकि बाद में इसको इसको ही नुकसान उठाना पड़ा। इसी की वजह से इन अपनी गलत मतलब डिसीजनों का जो दूर जाके जो परिणाम था वो बहुत गलत हुआ। इस वजह से इसका इसको इसको मरना पड़ा, ये मर गया था इस वजह से। बट आगे जाके वो चीज उसको भुगतनी पड़ी, लेकिन उस टाइम पे जो सिचुएशन की मांग थी उसको देखते हुए इस बंदे ने ठीक काम करा था। अगर हम उसी पर्सपेक्टिव से देखें, जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत थी, हाँ, तो भाई इसने वो करा था। अब देखो क्या करा, सबसे पहले ही आ गया, इसने बोला मेरे को ना टिके रहना है, मतलब मेरे को टिके रहना है, क्योंकि जब मैं राजा बन के टिकूंगा, मैं रहूंगा, तभी तो कुछ काम कर पाऊंगा, लोग तो मुझे रहने ही नहीं देंगे। क्योंकि इसके राजा बनते ही विद्रोह वगैरह शुरू हो गए थे, हटाओ इसे, उसके परिवार का है, पागल लोग है सारा, ये वो, ऐसे करके बहुत ज्यादा चीजें उस टाइम पे हो रही थी। तो इसने पहले क्या करा, जब इसने जैसे ही ये राजा बना ना, तो इसने बोला कि किसानों पर जो ऋण था, मतलब जो उसने ऋण दे रखा था एमपीटी ने, तो 2 करोड़, सोचो 2 करोड़ आज के टाइम पे कितना है, उस टाइम पे कितने सालों पहले इसने वो 2 करोड़ माफ कर दिए। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, मत दो मुझे वापस, तुम्हारा मैंने ऋण माफ करा, मेरे को कोई ऋण नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, ऋण दो। तो भाई किसान लोग तो खुश हुए, कितना अच्छा राजा है, कितना बढ़िया राजा, अब तो हमें वापस ही नहीं देना, ऋण ही नहीं देना, अब तो हमारे ऊपर कोई ब्याज ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं देना, अब तो सही है। तो किसान लोग खुश हो गए, ओहो कितना अच्छा राजा है, कितना बढ़िया राजा है, टैक्स ही नहीं ले रहा हमसे। अब फिर इसने क्या करा, अब देखो गरीब अमीर थे, अमीरों के पास पैसा था, उनसे टैक्स लिया जाता था, भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में टैक्स लिया जाता था। तो इसने क्या करा, 24 करों को समाप्त कर दिया। 24 कर, उस टाइम पे अलग अलग कर होंगे, अलग अलग चीजों में कर लग रहे होंगे, माफ कर दिया। सिर्फ 4 कर रखे थे, सिर्फ 4 कर, जजिया कर, जकात कर, खुम्स और खराज। ये आप लोगों के लिए नए कर नहीं है, जब अलाउद्दीन खिलजी की हमने पढ़ी थी तो ये चारों कर हमने पढ़े थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करे थे। तो जजिया कर लिया जाता था, जो जजिया कर लिया जाता था ना, वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुसलमान लोग नहीं होते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सबसे लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों को छोड़ दिया जाता था। बट ये फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा राजा था जिसने जजिया कर ब्राह्मणों से भी लिया था। इसने कहा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इतनी सारे ऋण माफ करो, इतने माफ करो, तो भाई सब दो ना, तुम लोग भी क्यों रहोगे। तो ब्राह्मण उस टाइम पे बहुत पूजनीय माने जाते थे ना, बहुत बड़े लेवल पे बहुत अच्छे माने जाते थे। बट स्टिल इसने जजिया कर लिया, वो प्लस ब्राह्मणों से भी लिया, बड़े बूढ़े बच्चे सबसे इसने जजिया कर लिया था। ठीक है, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और ये करने वाला ऐसा पहला राजा था। जकात कर आपको पता ही है, मुसलमानों से लिया जाता था 2.5%। खुम्स, खुम्स याद हो तो ये युद्ध में लूटा हुआ धन था, युद्ध में लूटा हुआ धन था। तो इसने खुश करने के लिए सैनिकों को क्या बोला, तुम 20% मुझे दे दो, 80% तुम रख लो। तो 80% वो रख रहे हैं तो भाई ठीक है, 20% इसे दे रहे हैं। और खराज क्या होता था, ये भूमि के ऊपर कर लगता था। ठीक है, ये डिटेल में आप पढ़ ही चुके हैं। अब देखो इसने काम क्या करे, इसने जनता के लिए खूब काम करे, खूब उन्हें पटाने के लिए कह लो या जनता की भलाई के लिए कह लो, जो भी, इसने खूब काम करे, बहुत काम करे इसने। तो हम उसमें से मेन काम कर लेते हैं। सबसे बढ़िया इसने पता है क्या करा था, रोजगार दफ्तर खोला था, रोजगार दफ्तर। जैसे कि अभी तो शायद ऐसा कुछ नहीं है, नौकरी निकलती है, भर दो, आया नंबर तो ठीक है, नहीं, लेकिन उस टाइम पे रोजगार दफ्तर खोला था। तो रोजगार दफ्तर में क्या होता था, मान लो तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, तो तुम रोजगार दफ्तर में जाके अपना नाम लिखवा दो, वहां पे रजिस्टर लेके लोग बैठे रहते थे, तुम वहां पे अपना नाम लिखवा दो कि मेरा नाम ये है, मेरी उम्र ये है और मुझे काम चाहिए और मैं ये काम कर सकता हूँ। तुम रोजगार दफ्तर में जाओ, अपना नाम लिखवा दो। अच्छा, फिर जो लोगों ने रजिस्टर वगैरह में नाम लिखवाए हैं, देखा जाता था कि आप तुम्हारे करने लायक कोई काम है, होता था तो आपको बुला लिया जाता था और काम दे दिया जाता था। तो बहुत बढ़िया काम करा था, किसने, रोजगार दफ्तर खोला था। ठीक है, सेकेंड चीज इसने खोली थी, तो जन कल्याण के बहुत सारे काम कर रहे थे, जैसे दीवाने इस्तिखाक बनवाया था इसने, दीवाने इस्तिखाक। तो दीवाने इस्तिखाक किससे रिलेटेड था, ये पेंशन से रिलेटेड था, कि जो भी होती है पेंशन जो देते हैं वही सेम था, बट स्टार्ट किसने करा था, फिरोज शाह तुगलक ने। जैसे कि मान लो हम सेना वेना में है, लड़ने गई हूँ मैं और मेरे को चोट वगैरह कहीं लग जाती है, विकलांग हो गई मैं, अब आगे कर नहीं सकती, तो ऐसे लोगों को पेंशन दी जाने लगी थी कि घर वर्जा चलाने के लिए। जैसे इंसान तो अब नहीं लड़ सकता ना, तो कुछ पर उसने अपनी जान गंवाई है, लड़ते हुए जान गंवाई है, तो क्या करा था, ऐसे लोगों को पेंशन दी जाने लगी थी, इसने स्टार्ट करा था। दीवाने इस्तिहाक नाम था इसका, इसमें पेंशन वगैरह दी जाती थी लोगों को। ठीक है, फिर ऐसे ही इसमें था, इसने ना एक मैरिज ब्यूरो खोला था, मैरिज ब्यूरो। जैसे मैरिज ब्यूरो ही, अगर नाम सुन के हंसी आ रही हो, बट ठीक है, मैरिज ब्यूरो ही था, दीवाने इस्तिहाक में ही आता था कि कोई औरत जो है विधवा हो गई है
या जिसको शादी करनी है, शादी की लड़की नहीं मिल रहा, लड़का नहीं मिल रहा, तो अपना यहाँ पे आके नाम वाम लिखवा दो और अगर हमारा मैच करके शादी करवा देंगे। मैट्रिमोनियल साइट भी इसने खोल ली थी एक तरीके से, ये काम इसने करे थे। देखो बहुत काम करे हैं इसने, अच्छी बात है बहुत काम करे, बट कुछ ऐसे डिसीजन भी थे जो गलत हो जाएंगे, अभी हम पढ़ेंगे वो भी। देखो इसने स्कूल खुलवाए थे, बहुत स्कूल खुलवाए, मदरसे खुलवाए, मस्जिदें बनवाई, मकबरे बनवाए, पुल बनवाए, 1200 बाग इसने बनवाए थे, 1200 बाग। तो ये सारा काम इसने जन कल्याण के लिए करा और ये भी है, ठीक है। और एक ये मैंने इम्पोर्टेंट है, दिस इज, इसने सबसे करवाई थी दीवाने खैरात। दीवाने खैरात, तो दीवाने खैरात में क्या होता है, मान लो कोई चीज है, मेरी फ्रेंड मेरे घर आती है, वो कहती है मैं तेरी ये चीज ले जाऊं, तो मैं बोलूँ खैरात में बट रही है क्या, खैरात में मतलब फ्री में बट रही है क्या। तो इसका मतलब क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात स्टार्ट कराई थी कि जिसमें कोई भी चीज जिसकी हमें जरूरत नहीं है हम लोगों को दान में दे दें, फ्री में दे दें, खैरात में दे दें। तो यही होता था खैरात, दीवाने खैरात की कोई भी चीज जाकर के फ्री में दान दे दो, कुछ भी मतलब फ्री में दे देना, तो दीवाने खैरात उसको बोलते हैं। तो इसने स्टार्ट करवाई थी कि जिन लोगों को जरूरत है आओ भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम मेरे से पैसे ले जाओ, अपना रोजगार वगैरह करो, जीविका चलाओ, मेरे से पैसे ले जाओ। तो बहुत बढ़िया काम था, बहुत अच्छा काम करा इसने ये। इसमें चिकित्सा भी फ्री थी, मतलब जैसे अभी गवर्नमेंट जो है हमें सरकारी हॉस्पिटल खोल के देती है ना कि हम जाएं और दवाई ले आए, तो उस टाइम पे वो किसने स्टार्ट करी थी, चिकित्सा फ्री करी थी फिरोज शाह तुगलक ने, कि अपनी प्रजा के लिए हॉस्पिटल खुलवाए थे कि मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। बहुत अच्छे काम थे, बढ़िया था। और इसने नहरों और बहुत सारे शहरों का निर्माण करवाया था, बहुत दबा के नहरें बनवाई, शहर और नहर बहुत ज्यादा, बहुत इसने दबा के बनवाई। तो उसमें 5 नहर बनवाई थी बहुत बड़ी बड़ी, और करीब 300 शहर को निर्माण करवाया था अप्रोक्स, छोटे छोटे 300 शहरों का नाम, फिरोजाबाद नाम सुना, फिरोजाबाद इन भाई साहब ने बसाया था फिरोज शाह के नाम पर ही, 300 शहर था, 300 शहर इसने बसाए। और हाँ ये क्या था, सिंचाई का कर लेने वाला पहला मुसलमान था, कि मतलब अगर तुम अपने खेत की सिंचाई कर रहे हो ना तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो ये फर्स्ट था, इसने सिंचाई पे टैक्स लिया था। अब तक इससे पहले खेती जो उपज हो जाती थी ना उस पर टैक्स लेते थे, सिंचाई पे तो नहीं लेते थे। फिर इसने नहरें बनवाई थी, उलूक खानी, रजवाही। जैसे उलूक खानी क्या था, ये यमुना से हिसार आती थी, रजवाही क्या है, सतलज से घग्गर, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आता पेपर में वैसे। और हाँ इसने ना पद वंशानुगत कर दिए थे, पद वंशानुगत कर दिए, मतलब कि मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा, सैनिक का बेटा सैनिक बनेगा, दुकानदार का बेटा दुकानदार बनेगा। तो अब ये योग्यता, ये तो गलत चीज है ना। फिर मान लो एक मंत्री है, बहुत ज्यादा काबिल है, लेकिन उसका बेटा अंगूठा छाप है, कुछ नहीं आता पढ़ना, पर तो उसको मंत्री बना रहा है, तो क्या होगा तेरी प्रजा का हाल है, प्रजा का क्या होगा, वो तो कैसे डिसीजन लेगा फिर, उसको जब कुछ अक्ल ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो वो डिसीजन कहाँ से सही लेगा। तो यही चीज इसको लॉन्ग टर्म में जाके बहुत नुकसान दी थी। तो ये चीज इसने गलत करी थी कि इसने ना पद वंशानुगत कर दिए थे। पर उस टाइम के जो लोग थे वो भाई बहुत खुश, भाई बहुत ज्यादा खुश, कि मजा आ गया, ये राजा ने क्या करा, मजा आ गया। अब तो उन्हें फ्यूचर की टेंशन ही नहीं ना, बच्चे का करियर बनाना है। जैसे अभी एक पेरेंट्स को यूजुअली क्या टेंशन होती है, बच्चा अपनी लाइफ में अच्छा करे, इसको सेटल कर दो, इसको पढ़ा लिखा दो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाए। लेकिन ये बहुत सालों की टेंशन होती है, ये थोड़ी कि एक बार एक दिन हमने टेंशन ले ली बच्चे का करियर बनाना है, अगले दिन नहीं, नहीं, ये लॉन्ग टर्म की टेंशन होती है जो जिंदगी भर साथ में चलती हैं। तो उससे तो इसने फिरोज शाह तुगलक ने मुक्ति दे दी ना। तूने सोचना ही नहीं भाई मेरे बंदे का करियर सेट है, मेरे लड़के का मंत्री बनेगा। सैनिक कह रहा ओहो मैं मर भी जाऊं ना, मेरे बेटे की नौकरी फिक्स है, सैनिक बनेगा, सैनिक लगेगा, तो सब टेंशन फ्री हो गए, किसी को कोई टेंशन ही नहीं। अब जब भाई किसी को कोई टेंशन ही नहीं है तो कोई काम क्यों करेगा, जब वो टेंशन फ्री है, उन्हें मतलब ही नहीं काम होना हो, उनको पता है बेटे का करियर सेट है, सब बढ़िया है, शादी है बेटी की करवाई देगा, नहीं है तो खैरात में जाके चीज ले लो, तो कोई काम क्यों करेगा, काम करना बंद कर दिया सबने, कोई मतलब ही नहीं। फिर इसने जांच बंद कर दी। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने वो लगा रखे थे बरीद, है ना, गुप्तचर जिन्हें कहते थे, वो जा जाके चेक करते थे कैसे काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो लोगों के अंदर ना मेंटली प्रेशर रहता था कि हमें ना काम बढ़िया करना है, राजा ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा, क्या करे, तो हमें काम अच्छा करना है। इसने जांच ही बंद करवा दी। अरे हर डिपार्टमेंट खुश, ओ भाई मजा आ गया, कोई काम करो ना करो कौन देख रहा है क्या है। अभी भाई हमारे भी ऊपर है, अगर कोई डंडा ना करे क्यों, तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, क्यों पढ़ना है जब किसी को कुछ मतलब ही नहीं, जब हमें सब बैठे बिठाए मिल रहा है, सारी चीजें बैठ के मिल रही है, तो क्यों बनेंगे, क्यों पढ़ेंगे, मेरा करियर सेट है तो कोई क्यों करेगा। तो बिल्कुल सब ढीला ढाला हो गया, सब ने काम करना छोड़ दिया, कोई मतलब ही नहीं कि हमें कुछ करना है ना, राजा ने सब फ्री कर रखा है। विद्रोह कम हो गए। अरे भाई जब तुम सब प्रजा की मन की कर रहे हो, सब सब अपनी अपनी चला रहे हैं, देखो सबकी अपनी अपनी चलती रहे, किसी को क्या प्रॉब्लम है, सारे खुश हो गए, सब बढ़िया। ये काम इसके गद्दी पर बैठने के 10-11 साल के अंदर अंदर हो गया था कि सारे लोग खुश, बढ़िया राजा है, बहुत बढ़िया राजा है, मजा आ गया, ये वो ऐसे ऐसे करके।
तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पता चलती हैं, सारी चीजें पता चलती है फतुहात फिरोजशाही। ये इन भाई साहब की आत्मकथा है, ये इन्होंने खुद ही लिखी है ना, आत्मकथा है ये, इन्होंने खुद लिखी है। इसमें बताया है कि मैं इतना अच्छा राजा था, मैंने ऐसे रूल करा था, ऐसे करके फतुहात फिरोजशाही में। फिर ये तारीख फिरोजशाही कितनी पुरानी किताब हो गई है, कब से पढ़ रहे हैं हम इसको, ये बर्नी ने लिखी है, इसमें फिरोजशाही के बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये थी फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो हमको पढ़नी थी। फिर इसके बाद अभी 37 ईयर्स रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना चैन से बैठेगा, बहुत काम करा है, करता जा रहा था करता जा रहा था। तो कुछ ही इसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, और ये वो है जो पेपर में आए हुए हैं। देखो इनका मुझे नहीं पता आया नहीं आया, बट ये क्वेश्चन जरूर आ रखे हैं एग्जाम में, ये वो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। पहला था लोहा स्तंभ, ठीक है, जो उसने बनवाया था ना अशोक ने लोहा स्तंभ, तो इसने मेरठ और टोपरा से दिल्ली मंगवाए थे। ये पहला ऐसा राजा था जिसने लोहा स्तंभ टोपरा और मेरठ से दिल्ली मंगवाए थे। तो अब ये लोहा स्तंभ का जो कुतुब मीनार के अंदर लोहा स्तंभ लगा है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम का था वो शायद, जो वहां पे लगा हुआ है, तो इसने मंगवाया था यहाँ पे, ठीक है। फिर हो गया इसके टाइम पे सबसे ज्यादा दास थे, जो आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है कि किसके टाइम में सबसे ज्यादा दास थे। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे इसके पास सबसे ज्यादा गुलाम थे, 1,80,000 गुलाम थे, 1,80,000 गुलाम, क्योंकि छोटा सा छोटा काम भी गुलाम के द्वारा ही करवाता था, बहुत लोगों को गुलाम दे रखे थे। और फिर एक इसने कुतुब मीनार की ना 5वीं मंजिल भी बनवाई थी, कुतुब मीनार की 4 मंजिल थी। देखो कुतुब मीनार था, नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, फिर उसके ऊपर बिजली गिरी थी तो ना कुछ मरम्मत करवाई थी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, और 5वीं मंजिल भी बनवाई थी। तो 3 शासकों ने काम करा उस पर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, नींव रखवाई, बेचारा मर गया चौगान खेलते हुए। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, 4 मंजिल तक बनवाया। फिर इसके टाइम पे क्या हुआ, बिजली गिरी तो ऊपर की मंजिल ना थोड़ी सी गिर गई थी कुतुब मीनार की, तो इसने उसकी मरम्मत करवाई, उसको जुड़वाया और 5वीं मंजिल भी बनवाई, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। इस तरीके से 3 राजा का नाम जुड़ा है कुतुब मीनार से। फिर एक ना ज्वाला मंदिर था, वहां पे ज्वाला मंदिर था, इसने 1300 बुक्स का फारसी में अनुवाद कराया था। देखो ये नहीं आया था कि 1300 बुक्स का अनुवाद किसने कराया था, नहीं, क्वेश्चन ये था कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा राजा था जिसने हिंदी की बुकों का अनुवाद, मतलब हिंदुओं की बुकों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक था, इसने उस टाइम पे 1300 बुकों का फारसी अनुवाद करवाया था। देखो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, पता नहीं इसको क्या था, ये ना धर्मांध कहते हैं, ये धर्मांध राजा था, मतलब धर्म का अंधा, सिर्फ अपने धर्म को मानने वाला, बाकी किसी को नहीं। इसने इसके टाइम पे जितने भी मंदिर बने हुए थे सारे मंदिरों को तुड़वाया, सारे हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार करे, बेसिकली इसने हिंदुओं को मरवाया, धर्मान मतलब कि, और मंदिरों को जा जाके तोड़ा। तो एक ऐसे ना ज्वाला मंदिर में एक लाइब्रेरी थी, वहां पे बहुत सारी बुकें थी, तो इसने जाके ना आग लगा दी, वहां पे आग लगा दिया वहां पे। तो उसके बाद जब इसने जैसे टुकड़े वगैरह बचते ना थोड़े से कागज वगैरह, फिर भी लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, बहुत बची हुई थी किताबें, तो इसने खोल के देखी, तो इसने पढ़वाया, पढ़ना नहीं आता था इसको, पढ़वाया, तो उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें, इसने तो बहुत अच्छी बातें, ये तो हमारे धर्म के लोगों को भी पता होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, इसलिए इसने फारसी में उन बुक्सों का अनुवाद करवाया था। बाद में उस लाइब्रेरी में आग लगा दी थी, सॉरी पहले नहीं, बाद में आग लगा दी थी, मतलब हिंदी में जो किताबें या संस्कृत में लिखी हुई थी उनको जलवा दिया फारसी भाषा में अनुवाद करवाने के बाद। और इसको सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। क्वेश्चन आ रखा है कि सल्तनत युग का अकबर कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे काम करे थे प्रजा के लिए, बहुत सारे काम करे थे बढ़िया। और मंदिरों को मरम्मत पर रोक लगवा दी थी इसने कि मंदिर नहीं बनेंगे, मंदिरों पे रोक लगवाई थी, मंदिर नहीं बनेंगे, मंदिर तुड़वाता था। फिर एक उड़ीसा में एक था, उड़ीसा में एक है ना जगन्नाथ का मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर कितना फेमस है, कितना पुराने टाइम का है, तो इसने ना उड़ीसा पे अटैक भी करा था। इसका उड़ीसा पे अटैक करने का मतलब ये नहीं था कि इसको उड़ीसा चाहिए, इसको था कि मुझे उस मंदिर की जो मूर्ति है जगन्नाथ जी की उसको तोड़ना है। खैर इसका पूरा नहीं हो पाया था ये ऑब्जेक्टिव, तो ये था। तो फिर इस तरीके से जो फिरोज शाह तुगलक था ये इतना ही था, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश का क्या होगा।